18 की बात ना कीजिए। अब देखिए, ये जो बैटल ऑफ पलासी है, ये कब हुए थे? मंथ बताइए। 23 जून 1757। अब देखिए, अब ये 1757, इसके पहले कौन सा युग था? मिडेवल एज, और ये हो गया आपका मॉडर्न एज, मध्यकाल, मध्ययुग और आधुनिक युग। इसको डिवीजन कौन कर रहा है? बैटल ऑफ पलासी। तो बैटल ऑफ पलासी में अगर हम देखें कि 1757 जून 23, तो इसका मतलब यह हुआ कि 22 जून की सुबह में, 22 जून की रात में जो लोग सोए थे वो मध्यकाल में थे, और सुबह जब उठे होंगे तो आधुनिक काल में आ गए होंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि रात में हम लोग मध्यकाल में रहे और सुबह आए तो हम लोग कहेंगे अच्छा अब हम लोग आधुनिक युग में आ गए। ऐसा नहीं होता। हिस्ट्री में ये लैंडमार्क बनाए जाते हैं, ये सुविधाजनक होता है। यहां से प्रवृत्तियों में परिवर्तन को देखा जाता है कि कहां से प्रवृत्ति में परिवर्तन आ रहे हैं, आखिर क्या हुआ था इससे। तो बैटल ऑफ पलासी में आप ये बताइए कि किनके बीच लड़ाई हुई थी। एक तो नवाब ऑफ बंगाल थे और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब नवाब ऑफ बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी, अब इसके नेचर को समझिए, अभी नाम वाम पर छोड़ दीजिए। नवाब ऑफ बंगाल, ये नवाब ऑफ बंगाल किस चीज के प्रतिनिधि हैं? ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन। ये सामंतवादी उत्पादन प्रणाली के प्रतिनिधि हैं। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। ये पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के प्रतिनिधि हैं। And the battle of Plassey was not only the battle between the two forces, but it was the battle between the two systems. यह लड़ाई केवल दो शक्तियों के बीच की नहीं थी, बल्कि दो व्यवस्थाओं के बीच की थी, जहां एक सामंतवादी उत्पादन प्रणाली का प्रतिनिधि था और दूसरा पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली का। तो दो व्यवस्था में जब ये होगा, दो व्यवस्था की ये लड़ाई थी। तो दो व्यवस्था में एक सामंतवादी उत्पादन प्रणाली। तो मध्य युग की विशेषता क्या है? फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन। और इसकी विशेषता क्या है? कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। सामंतवादी उत्पादन प्रणाली और पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली, ये सामंतवादी उत्पादन प्रणाली पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में परिवर्तित हो गई। ये जो परिवर्तन है, इसी परिवर्तन के कारण द बैटल ऑफ पलासी को लैंडमार्क माना गया है। और इसी लड़ाई के बाद भारत में एक नई प्रकार की व्यवस्था इंट्रोड्यूस की गई। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इसके बाद सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, पुलिस सर्विसेज वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, न्यू जुडिशियल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। ये सारे सिस्टम, न्यू एजुकेशनल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। ये सब कुछ इंट्रोड्यूस किया गया आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी। अब अगर हम पलासी को ना माने तो हमारे पास और क्या विकल्प हो सकते हैं? एक और विकल्प हो सकता है। एक विकल्प हो सकता है 1707। 1707 में क्या हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु को भी कुछ इतिहासकार मानते हैं, खासकर जो मुगल समर्थक इतिहासकार है। मुगल समर्थक जो इतिहासकार हैं वो 1707 को मानते हैं। मध्यकाल के जितने बड़े राइटर्स हैं, इंक्लूडिंग प्रोफेसर सतीश चंद्रा, इरफान हबीब, सिरीन मौजवी, अथर अली, आप उन सब की किताबों को पढ़िए। सब में देखिएगा कि जो ही चैप्टर औरंगजेब तक आते हैं उनका टॉपिक समाप्त हो जाता है। जैसे डेक्कन पॉलिसी ऑफ मुगल, बाबर से शुरू करेंगे, औरंगजेब आएगा, चैप्टर क्लोज। राजपूत पॉलिसी ऑफ मुगल्स,
रिलीजियस पॉलिसी ऑफ मुगल, औरंगजेब आएगा, चैप्टर क्लोज। यानी कि वो मानकर चलते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मध्यकालीन प्रवृत्ति समाप्त हो गई और आधुनिक प्रवृत्ति आरंभ हो गई। ठीक है, क्योंकि इसके बाद रीजनल स्टेट्स का उदय होता है औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात। जो रीजनल स्टेट्स आए, एज फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये तीनों जो राज्य का मैंने एग्जाम्पल दिया, ये तीनों मॉडल स्टेट्स हैं, जस्ट लाइक मुगल्स। मुगल का ही फॉर्मेट इन्होंने फॉलो किया है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे रीजनल स्टेट्स बने, इसमें क्या कोई अलग प्रकार की व्यवस्था आई या मुगल व्यवस्था को ही कंटिन्यू करते रहे? अगर वही व्यवस्था कंटिन्यू करते रहे तो हम मध्यकाल से आधुनिक काल में कैसे आए? बंगाल का आप सिस्टम जाके देख लीजिए, जो मुर्शिद कुली खां से शुरू होता है, सादत खान बुरहानुल मुल्क से अवध की शुरुआत होती है, निजामुल मुल्क से हैदराबाद की शुरुआत होती है। इन्होंने मुगलों के ही पैटर्न को कंटिन्यू रखा। इसलिए इस तारीख से हम लोग आधुनिक भारत का आरंभ नहीं मान सकते। एक और विकल्प है, 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। मराठा समर्थक इतिहासकार, अब देखिएगा, मराठा जो समर्थक इतिहासकार हैं, ये सब के सब मानते हैं कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एक लैंडमार्क है। मुगलों के बाद मराठे ही थे जो उसके विकल्प के तौर पर उभर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठे अफगानियों से बुरी तरह पराजित हुए, यहां तक कि इनको भारतीय शक्तियों का भी समर्थन प्राप्त नहीं हो पाया। एज फॉर एग्जाम्पल, मुगल बादशाह का समर्थन नहीं मिला, अवध के नवाब का समर्थन नहीं मिला, रुहेलखंड के नवाब का समर्थन नहीं मिल पाया। तो मराठे क्या किसी नई व्यवस्था को ला रहे थे या मुगल व्यवस्था का ही एक्सटेंशन था? मराठों ने कोई नई व्यवस्था नहीं लाई, वह उसी व्यवस्था को संशोधित परिवर्तित करके नए रूप में लाए थे। वही सामंती व्यवस्था वहां भी चली आ रही थी। तो मराठों के द्वारा कोई नई व्यवस्था नहीं लाई गई। तो आप यहां देखेंगे, जो मराठा राज्य था, जो सतारा राज्य था, इस राज्य ने कोई नई व्यवस्था नहीं लाया। अब बैटल ऑफ पलासी को किन विद्वानों ने माना है? तो ये जितने भी ब्रिटिश लेखक हैं, ब्रिटिश समर्थक इतिहासकार, इन्होंने बैटल ऑफ पलासी को दिया। अब भारत में जब इतिहास लेखन की शुरुआत हुई तो भारत में जो मार्क्सवादी इतिहास लेखन है, मार्क्सवादी इतिहास लेखन में इसी को मान्यता प्रदान की गई, जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का था ब्रिटिश लेखकों का। उन्होंने बैटल ऑफ पलासी को ही लैंडमार्क माना, इन दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत में नई प्रवृत्ति की शुरुआत यहां से हुई, न कि इन दोनों से हुई। तो इसलिए आपको देखा होगा कि मिड ऑफ द 18th सेंचुरी, तो मिड ऑफ द 18th सेंचुरी में आपका आ गया था बैटल ऑफ पलासी। तो यहां से हमारा आधुनिक भारत का आरंभ होता है। अब आधुनिक भारत का आरंभ होता है तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते। क्या क्वेश्चन पूछे जाते? एक क्वेश्चन लिखिए आप। द बैटल ऑफ पलासी वॉज नॉट ए बैटल बट ए ग्रेट बिट्रायल। पलासी की लड़ाई कोई लड़ाई नहीं थी, पलासी की लड़ाई कोई लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक बड़ा विश्वासघात था। पलासी की लड़ाई कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक बड़ा विश्वासघात था। बैटल ऑफ पलासी वॉज नॉट ए बैटल बट ए ग्रेट बिट्रायल। अब यहां देखिए, आपने तो इसको लड़ाई कहा, यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि पलासी की लड़ाई कोई लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक बड़ा विश्वासघात था। अब आपको इसको एक्सप्लेन करना है। उसमें लिखा कमेंट। कमेंट क्या है? एक दिन आपसे क्लास में हम ये भी चर्चा करेंगे कि ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इसके भी अपने अलग अलग अर्थ हैं।
कमेंट्स का क्या मतलब होता है, इवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है, एग्जामिन का क्या अर्थ होता है, क्रिटिकली एग्जामिन का क्या अर्थ होता है, ये भी आपसे डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर हम ये नहीं समझ, कंट्रीब्यूशन शब्द आता है, योगदान, तो आपको बताया अभी मैंने कि शब्द ब्रह्म है, हर शब्द के अपने अर्थ होते हैं। और मुख्य परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको भाषा पर नियंत्रण रखना जरूरी है। एक साहित्यकार हैं अज्ञेय, अज्ञेय कहते हैं कि सक्षम भाषा ही सक्षम भाव का वहन कर सकती है। भाषा यदि सक्षम होगी तो भाव भी उस पर जाएगा। और मान लीजिए आपकी भाषा बहुत अच्छी है और भाव कमजोर है तो भी बेकार है, और भाव बहुत अच्छे हैं, भाषा कमजोर है तो भी आपके लिए नुकसानदेह है। तो दोनों जरूरी है, भाव और भाषा। तो आप लोग क्लास में केवल पढ़िएगा नहीं, अपनी भाषा पर भी बल दीजिएगा। और इसी भाषा में एक जो क्या बोलते हैं, अपनी राइटिंग्स पर भी ध्यान दीजिएगा। प्रयास ये रहे कि ऐसी भाषा ऐसी लिखिए कि कम से कम एग्जामिनर इसको पढ़ सके। ऐसा न हो कि हमें उस कॉपी को, एग्जामिनर को देखना पड़े विभिन्न एंगल से घुमा घुमा के कि इन्होंने लिखा क्या है, ये स्थिति ना आए। क्योंकि अच्छा लिखेंगे तो पनिशमेंट मिले, सॉरी, अच्छा लिखेंगे तो अवार्ड मिले ना मिले, खराब लिखने का पनिशमेंट तो तय, लिखने का तय। तो भाषा में शुद्धता रहे। एक बात और, जब हिंदी हम लिखते हैं ना तो हम मानकर चलते कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। तो कभी हर्ष इकार, कभी हर्ष उकार, हर्षी दीर्घी, इस सब में मतलब मात्रा पर हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो आप मात्रा पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सामान्यतया मात्रा की गलती हिंदी में होते रहते हैं। तो अब आप यहां देखिए कि यह करहा की लड़ाई नहीं थी। अगर यह लड़ाई नहीं थी, कैसे नहीं थी, तो नवाब ऑफ बंगाल की ओर से कितने लोग लड़ रहे थे? 50,000 सैनिक। और इनकी ओर से कितने लड़ रहे थे? 3200। इस 3200 में 1100 अंग्रेज थे, 2100 भारतीय थे। ठीक, 2100 भारतीय थे, सॉरी, हाँ, यानी कि भारतीयों की मदद से ही अंग्रेजों ने भारतीय सेना को पराजित कर दिया। 50,000 की सेना महज 3200 की सेना से पराजित हो गई। इसका मतलब है कि दोनों की वार टेक्निक में फर्क था। ये जो कंपनी की सेना है, ब्रिटिश आर्मी वर मोर डिसिप्लिन्ड, मोर ट्रेंड एंड वेल इक्विप्ड। ये जो सेना थी, यह पूर्ण प्रशिक्षित सेना थी, यह पूर्ण अनुशासित सेना थी और आधुनिक साज सज्जा से लैस थी। आपके पास 50,000 की बड़ी सेना हो और सामने अगर छोटी सी सेना हो, लेकिन अगर उसको अच्छे प्रकार से ट्रेंड किया गया है, अनुशासित किया गया है और उसको अच्छी सैन्य सामग्रियों से लैस किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि उस सेना को विजय प्राप्त होगी। आगे भी देखिएगा, बक्सर की लड़ाई में इनके पास 40,000 सैनिक, इनके पास 7,000 सैनिक। बक्सर की लड़ाई में भी आप आगे देखेंगे कि इनके पास 40,000 सैनिक थे और इनके पास थे 7072, मात्र इतने सैनिक थे। 7,000 की सेना ने 40,000 की सेना को पराजित कर दिया। तो इसलिए कि ब्रिटिश आर्मी वाज वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेंड एंड वेल डिसिप्लिन्ड। अब भारतीय सेना क्या थी? घुड़सवार सैनिक होते थे, तलवार लेकर आते थे और हाथ में। तो मध्यकाल की लड़ाई कैसे होती थी? आप देखिएगा, घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर टक 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 टक। तो मध्यकाल कैसे लड़ाई होती थी? अब टक 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 करके आए, अंग्रेजों ने उठाया राइफल, मारा, टक 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 टक, खत्म, खेल ही खत्म। अरे आप लड़ेंगे तब ना जब तलवार के रेंज में कोई आएगा। यहां तो एक राइफल की गोली लगी, टक 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 टक, खेल खत्म। ये पूरी लड़ाई टेक्नोलॉजी की लड़ाई है और टेक्नोलॉजी में भारत पीछे छूटा। क्यों छूटा? क्योंकि मध्यकाल में हमारा जो पूरा कंसंट्रेशन था वो लग्जरी पर था, डेकोरेशन पर था, कल्चर पे था। क्योंकि हमने सारा फोकस क्या किया? कल्चर पर कर दिया। तो कल्चर पे करने के कारण हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें हम पिछड़ गए। जिस दौर में यूरोप में केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, हार्वे ऐसे साइंटिस्ट आ रहे थे, उस दौर में हमारे यहां ये साइंटिस्ट नहीं आ रहे थे। हमारे यहां कोई बड़े साइंटिस्टों की लाइन नहीं लगी। और आप देखेंगे
कि दिल्ली के लाल किला के अंदर दीवाने आम दीवाने खास को कैसे सजाया गया और उसकी दीवारों पर लिखवा दिए गए गर फिरदौस बर रुई जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। अगर इस पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही। अब आप सोचिए कि आप यहां स्वर्ग बनाने में लगे हुए थे और वहां पर यूरोप में वार टेक्निक डेवलप हो रहा था, वहां केपलर कोपरनिकस गैलीलियो न्यूटन हार्वे आ रहे थे। तो आज न कल आपका तो पराजय तय है। लखनऊ में जिस शहर में आप हैं, बड़ा इमाम बाड़ा बना, छोटा इमाम बाड़ा बना। छोटा इमाम बाड़ा के अंदर जो डेकोरेशन किए गए उसकी वस्तुएं बेल्जियम से मंगवाई गई थी और उसको ये डेकोरेट किया गया। तो आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर फोकस नहीं किया और यही कारण है कि आप धीरे धीरे पिछड़ते चले गए। भारत पर अब तक जो भी आक्रमण हुआ था एंशिएंट और मिडिएवल में, सब नॉर्थ वेस्ट से हुआ था। खैबर गोलन और बोलन दर्रों से हुआ था। पहली बार भारत में आक्रमण हुआ था समुद्र के रास्ते। प्राचीन और मध्यकाल में समुद्र के रास्ते नहीं आक्रमण हुआ था पहली बार। तो नेवल जो सुपरमेसी है उनकी, वो उनकी जीत में अहम भूमिका निभा दी, अहम भूमिका निभाई, क्योंकि हम स्थल पर रह गए और इधर वहां पर नेवल सुपरमेसी, नेवल पावर उन्होंने डेवलप कर लिया। तो समुद्र के रास्ते जो खतरा हुआ उसको मुगल बादशाह लड़ने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि इनके पास सक्षम नौसेना नहीं थी। तो टेक्नोलॉजी में हम पिछड़े। एक बहुत पहले फिल्म आई थी 1960s के दशक में, पूरब और पश्चिम। मनोज कुमार उसके नायक थे। तो मनोज कुमार विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए। जब विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो गांव के एक बुजुर्ग कहते हैं कि एक समय था जब विदेश से लोग भारत आते थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और आज देखो कैसा समय आ गया कि भारत से लोग विदेश जा रहे हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो उस फिल्म का नायक, ध्यान दीजिएगा कितनी अच्छी बात कहता है, वो कहता है कि ज्ञान नहीं बाबा विज्ञान, आज देश को विज्ञान की जरूरत है। कहा कि हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए नहीं जा रहे, ज्ञान भारत से ज्यादा किसके पास होगा, हम ज्ञान के लिए नहीं जा रहे हैं। ज्ञान नहीं बाबा विज्ञान। कहता मैं विज्ञान के लिए जा रहा हूं। भारत किस में पिछड़ा था? विज्ञान में पिछड़ा था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पिछड़ा था। अब कैसे पिछड़ा इसको समझिए। भारत में जब मुगल आए थे तो मुगलों के जो संस्थापक थे वो थे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इन्होंने पंजाब पर अटैक किया था, भीरा का किला पर अटैक किया। 1519 की बात है, 1519 की बात है। भीरा के किला पर उन्होंने आक्रमण किया और इसमें उन्होंने तोपखाने का प्रयोग किया। उस तोप का मुकाबला भारतीय सेना नहीं कर पाई, पराजित हुई। भीरा को जीता, अगले ही वर्ष 1520 में लाहौर को जीता और 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद दिल्ली को जीत लिया। तो आप देखिए कि उन्होंने जो अपने साथ तोपखाना लाया उसने भारत में उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई। समय आगे बढ़ा और हम औरंगजेब के काल में आ जाएं। औरंगजेब के काल में बादशाह औरंगजेब ने बीजापुर पर अटैक किया। यह घटना है 1686 के। बीजापुर पर अटैक जब किया तो उस आक्रमण पे बीजापुर को पराजित करके उसके किले को चारों ओर से घेर लिया और घेरने के बाद उसने बीजापुर को कहा सरेंडर करने के लिए। बीजापुर ने सरेंडर नहीं किया, किले को बंद कर लिया। तो मुगल तोपों ने उस पर आक्रमण कर दिया और इतनी जोर से आवाज आई, मुगल तोप जब गोले चलाते थे कि पूरे आकाश में धूल में पूरे धुएं धुएं छा जाते थे। जब धुआं हटा तो लोगों को लगा कि किला तो टूटकर गिर गया होगा। जब धुआं हटा तो पता चला किले का केवल प्लास्टर वगैरह झड़ा है और कुछ नहीं हुआ। बार बार तोपखाना से अटैक किए, यहां तक कि औरंगजेब को 18 महीने 18 months 1.5 year अपनी सेना को बीजापुर में रखना पड़ा और 18 महीने के बाद बीजापुर का किला जीता जा सका। वो भी जीत तोड़ा नहीं गया, राजा ने खुद ही सरेंडर कर दिया क्योंकि अंदर रसद पानी समाप्त हो गए। गोलकुंडा पर अटैक किया, वहां 6 महीने उनकी सेना रही। उसी समय विदेशी यात्री भारत में आने शुरू हो गए थे, अंग्रेज व्यापारी, डच, ये सब आने शुरू हो गए। एक अंग्रेज अधिकारी ने लिखा, अंग्रेज व्यापारी ने लिखा इस मुद्दे पर कि मुगल तोपें आवाज अधिक करती है और नुकसान कम पहुंचाती है। नहीं, आवाज अधिक करना और नुकसान कम पहुंचाना यह बता रहा था कि जो तोपखाना बाबर लेकर आया था वो औरंगजेब के समय तक आते आते
प्रभावी नहीं रह गया था, क्योंकि इस बीच किले की दीवार की मोटाई बढ़ती जा रही थी और जिस अनुपात से किले की दीवार मोटी होती जा रही थी उस अनुपात से मारक क्षमता नहीं बढ़ रही थी। और जिन किलों को मुगल नहीं तोड़ पाए उन्हीं किलों को अंग्रेजों ने अपने तोपखाने से उड़ा दिया। इसका मतलब है कि अंग्रेज अपने साथ सक्षम तोपखाना लेकर आए थे। 1857 का विद्रोह हुआ तो कश्मीरी गेट को बारूद से अंग्रेजों ने उड़ा दिया था और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1857 की बात है। आपसे मैं ये कहना चाह रहा था कि भारत पिछड़ा कहां? टेक्नोलॉजी में पिछड़ा, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं किया, एजुकेशन में नहीं किया, तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पिछड़ते चले गए। और मुगल साम्राज्य के पतन के बहुत सारे कारण हैं। उसमें जो सबसे लेटेस्ट अप्रोच है वो है प्रोफेसर अतहर अली का। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और इरफान हबीब की अगली पीढ़ी के इतिहासकार हैं। अतहर अली ने इसके लिए कहा है कल्चरल फेलियर, सांस्कृतिक पतन। जो मुगलों का पतन था दैट वाज बेसिकली द कल्चरल फेलियर स्पेशली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यह विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में था। तो मुगल इसलिए पराजित नहीं हो गए कि वे कमजोर हो गए थे, वे लड़ना नहीं चाहते थे या उनकी क्षमता कम हो गई थी। दरअसल वार टेक्निक में ये पश्चिमी राष्ट्रों से पीछे होते चले गए, तो इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पिछड़े। तब इसमें आप देख लीजिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि बैटल ऑफ पलासी में आपको ये जो लिखना है, इसमें पहली बात तो ये लिखना है कि बैटल ऑफ पलासी है क्या। तो एक पैराग्राफ तो आप ये लिख दीजिए कि व्हाट इज द बैटल ऑफ पलासी, किनके बीच हुई, क्या हुई। अब आगे पूछा कि युद्ध नहीं था, तो क्यों नहीं युद्ध था? क्योंकि इसमें षड्यंत्र की अहम भूमिका थी। अब कॉन्स्पिरेटर कौन कौन थे वो आप लिख डालिए इसमें और लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए। क्योंकि इनके जितने भी थे, इनके सेनापति से लेकर इनके बैंकर तक, इनके अधिकारी से लेकर जमींदार तक, ये सब के सब इसमें शामिल थे। अब ये शामिल थे ऐसे तो आपको भेग नजर आएगा, उसको 4 कैटेगरी में बांट दीजिए। एक कैटेगरी कौन होगा? तो इनके जो ये जो ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, एक वो आ जाएंगे। दूसरे आ जाएंगे ट्रेडर्स, व्यापारी हो जाएंगे। तीसरे आ जाएंगे बैंकर्स, जो सूदखोर लोग थे, जो बड़े बड़े बैंकर्स थे, जिसको महाजन कहते हैं। और चौथे में आ जाएंगे जमींदार। हम आपको बंगाल में बताएंगे कि ये 4 वर्ग डेवलप हुआ था ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुर्शीद कुली खां। तो ये चारों वर्ग ने अहम भूमिका निभाई और इन चारों वर्ग ने यह सत्ता को पलट कर रख दिया। तो आपके पास ये सवाल आता है, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। अब एक दूसरा प्रश्न लिखिए इसी बैटल ऑफ पलासी से। बैटल ऑफ पलासी से एक और सवाल। After the Battle of Plassey, a new state emerged, which was not only the sponsored state, but also the plundered state. देखिए, पलासी की लड़ाई के पश्चात, पलासी की लड़ाई के पश्चात एक नया बंगाल राज्य उभरा, एक नया बंगाल राज्य उभरा जो न केवल एक प्रायोजित राज्य था, जो न केवल एक प्रायोजित राज्य था, बल्कि एक लूटा हुआ राज्य भी था। बल्कि एक लूटा हुआ राज्य भी था। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है। आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी ए न्यू बंगाल स्टेट इमर्ज, यानी कि यह कह रहा है कि इस लड़ाई के पहले जो बंगाल था, लड़ाई के बाद के बंगाल में नेचर स्वरूपगत परिवर्तन आ गया। क्या आ गया? अब जो बंगाल है वह न केवल एक प्रायोजित राज्य था। स्पॉन्सर्ड आप समझते हैं, क्रिकेट का मैच में आप देखते होंगे स्पॉन्सर्ड बाय। तो स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है कि अब जो बंगाल के नवाब हो रहे हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्पॉन्सर्ड हो रहे हैं। अब कंपनी तय कर रही है कि बंगाल का नवाब कौन बनेगा। तो अब नवाब वंशानुगत बन रहे थे, लेकिन यह तय कंपनी कर रही थी कि किस नवाब के बाद कौन बनेगा, उनके परिवार का कौन सा सदस्य बनेगा। तो ये स्पॉन्सर्ड हो गए और लास्ट में
लूटा हुआ राज्य। लूटा हुआ राज्य का मतलब है कि बंगाल से जो धन को प्राप्त करने की जो सिलसिला शुरू हुआ वह देश की आजादी तक चलता रहा। तो बंगाल से आप देखेंगे कि बैटल ऑफ पलासी के बाद बड़ी मात्रा में यहां से धन लिया गया। 2,25,00,000 रुपया केवल सैन्य अधिकारियों को बांटने के लिए उनसे लिए गए। 2,75,000 पाउंड उनसे धन लिया गया अलग अलग मदों में। इसके अलावा 34,000 पाउंड की निजी जागीर दी गई। जितनी फ्रेंच कॉलोनी थी दे वर ट्रांसफर टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यह सब दिया गया। बंगाल के अधिकारियों को जो उनके निजी व्यापार थे उनको टैक्स फ्री कर दिया गया। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो धन उनके पास जा रहा था, ये पैसा जा रहा था, ये सिलसिला शुरू हो गया। 1757 के पहले जब यूरोपीय भारत में व्यापार करने आते थे तो अपने साथ बुलियन लाते थे। डू यू नो बुलियन? बुलियन मीन्स प्रेसियस मेटल और प्रेसियस स्टोन। कीमती पत्थर या धातु को बुलियन कहते हैं। स्पेशली गोल्ड, सोना उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, स्पेशली गोल्ड। तो यह जो कीमती पत्थर या धातु है वो यहां आते थे और यहां से ले जाते थे। मतलब ये कि जब बंगाल में कोई व्यापारी आता था, कोई डच आए, कोई पुर्तगाली आए, या मान लीजिए कि अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, तो अपने साथ बुलियन लेकर आते थे, भारत की वस्तु खरीद कर ले जाते थे। 1757 के बाद उनको भारत बुलियन लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ी। भारत के धन से ही भारत की वस्तु को खरीदकर यह विदेशों में निर्यात करने लगे। 1757 के बाद अंग्रेजों ने भारत में कभी बुलियन नहीं लाया। बंगाल की समृद्धि का सबसे बड़ा कारण क्या था? क्योंकि बंगाल में बुलियन बड़ी मात्रा में आते थे। क्योंकि बंगाल की वस्तुओं की यूरोप में डिमांड थी, लेकिन यूरोप की किसी वस्तु की बहुत ज्यादा डिमांड भारत में नहीं थी। तो यह लूटा हुआ राज्य से यही मतलब है कि बुलियन का आना बंद हो गया भारत में। ठीक है। और इसी को पलासी के बाद जब बक्सर की लड़ाई में आएंगे तो बक्सर की लड़ाई के बाद इनको आप देखेंगे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार दे दिया गया। और उसके बाद तो लूट का सिलसिला एक तरह से अस्थायित्व को प्राप्त कर गया। फिर रुका ही नहीं। तो पलासी पर ये हो गए। तीसरी बात लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए। पलासी के निर्णय को अंग्रेजों द्वारा प्राप्त बक्सर की विजय ने पुष्ट कर दिया। बक्सर की विजय ने पुष्ट कर दिया। बक्सर की विजय ने पुष्ट कर दिया। द वर्डिक्ट एट पलासी वाज कन्फर्म्ड बाय द इंग्लिश विक्ट्री एट बक्सर। पलासी के निर्णय को अंग्रेजों द्वारा प्राप्त बक्सर की विजय ने पुष्ट कर दिया। अब सुनिए, पलासी में जो जीता तो लोगों ने कहा कि ये तो कॉन्स्पिरेसी थी, कॉन्स्पिरेसी से जीत लिया। लेकिन जो बक्सर की लड़ाई हुई उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। यानी कि अगर कॉन्स्पिरेसी नहीं भी होती तो जीतना ईस्ट इंडिया कंपनी को ही था। तो एक प्रकार से जो पहली जीत हुई उसको दूसरी जीत ने कंफर्म कर दिया कि वास्तव में जीतने का हकदार ईस्ट इंडिया कंपनी ही था। ठीक है। इसके अलावा और लिखिए, एक दो क्वेश्चन और लिख लीजिए। अब एक मराठे पर आपको लिखाते हैं। लिखिए, सालवाई की संधि ने अंग्रेजों को 20 वर्षों का अवकाश प्रदान कर दिया। सालवाई की संधि ने अंग्रेजों को 20 वर्षों का अवकाश प्रदान कर दिया। नेक्स्ट, सालवाई की संधि न तो अंग्रेजों के लिए, सालवाई की संधि न तो अंग्रेजों के लिए
सम्मानजनक थी, और न ही उनके हितों की दृष्टि से लाभदायक। अंग्रेजों ने प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध तब लड़ा, अंग्रेजों ने प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध तब लड़ा जब उसकी दशा सबसे खराब थी, जब उसकी दशा सबसे खराब थी। नेक्स्ट लिखिए, सिंध विजय कोई एकाकी घटना नहीं थी, सिंध विजय कोई एकाकी घटना नहीं थी, बल्कि यह अफगान अभियान की पूछ थी, बल्कि यह अफगान अभियान की पूछ थी। नेक्स्ट लिखिए, पूछ टेल, पूछ थी। नेक्स्ट लिखिए, हमें सिंध को अधिग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हम ऐसा करेंगे, लेकिन हम ऐसा करेंगे। और यह एक लाभदायक, उपयोगी और मानवोचित नीचता होगी, मानवोचित नीचता होगी। हाँ, नीचता, ह्यूमन काइंड ऑफ रैस्कलिटी। रैस्कल शब्द है ना, इंग्लिश में गाली के रूप में प्रयोग होता है, तो यहां पर उसका हिंदी में मानवोचित नीचता होगी। एंड इट वाज यूजफुल, एडवांटेजियस एंड ह्यूमन काइंड ऑफ रैस्कलिटी। एक्चुअली जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो इंग्लिश में बनते हैं और हिंदी में अनुवाद कर दिए जाते हैं, तो हिंदी की भाषा बड़ी क्लिष्ट उसका अनुवाद कर दिया जाता है। हम अर्थ बताएंगे आपको, पहले लिख लीजिए। एक इकोनॉमी से लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, भारत में ब्रिटिश शक्ति का प्रचंड दिवस, भारत में ब्रिटिश शक्ति का प्रचंड दिवस अहस्तक्षेप, अहस्तक्षेप के आर्थिक सिद्धांत की, अहस्तक्षेप के आर्थिक सिद्धांत की प्रखर दोपहरी भी था, अहस्तक्षेप के आर्थिक सिद्धांत की प्रखर दोपहरी भी था। प्रखर दोपहरी भी था। एक मराठे वाले मामले में देखिए, आपने एक लिखा है कि सालबाई की संधि,
आप लोग में कोई बताएगा कि कब हुई थी ये सालवाई की संधि? आप केवल कंसेप्ट समझिए, हम पूरा पढ़ाएंगे आपको मराठा वगैरह। सालवाई की संधि हुई थी 1782 में, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि सालवाई की संधि ने अंग्रेजों को 20 वर्षों का अवकाश प्रदान कर दिया। तो 20 वर्ष का मतलब है कि अगली जो संधि होगी और इसके बीच में 20 वर्ष का गैप होगा। बसई की संधि, यह संधि हुई थी 1802 में, ठीक है। तो सालवाई की संधि ने अंग्रेजों को 20 वर्षों का अवकाश प्रदान कर दिया। सालवाई की संधि कब हुई थी? प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध के पश्चात। प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध का जो अंत हुआ था, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के अंत में सालवाई की संधि हुई थी, और बसई की संधि से सेकेंड एंग्लो मराठा वार आरंभ हुआ था। यानी कि एक लड़ाई के अंत और दूसरी लड़ाई के आरंभ में यह 20 वर्ष का गैप है। अब देखिए 20 वर्ष का गैप हो गया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सालवाई की संधि ने, तो पहली बात बताइए कि व्हाट इज द सालवाई की संधि, ट्रीटी ऑफ सालवाई। तो सालवाई की संधि आप लिख दीजिए। अब 20 वर्ष का गैप कैसे है? तो अगली लड़ाई जो हो गई वो बसई की संधि से शुरू हो गई, सेकेंड एंग्लो मराठा वार होंगे। इस बीच में अवकाश प्रदान कर दिया। किसको अवकाश प्रदान किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बीच में क्या काम किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बीच में दक्कन में 3 बड़ी शक्तियां थी, एक मराठे, एक मैसूर और एक हैदराबाद। तो अब देखिए हैदराबाद के साथ क्या किया? द ट्रीटी ऑफ द सब्सिडरी अलायंस किया था इसके साथ, सहायक संधि। ये सहायक संधि कब हुए थे? 1798 में। और दूसरा राज्य है आपका मैसूर। मैसूर के साथ भी इसने सहायक संधि कर ली। मैसूर के शासक कौन थे? पहले हैदर अली, फिर टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की जब हत्या कर दी गई, युद्ध में पराजित कर दिया गया, तो फिर से वहां पुराने राजवंश को स्थापित किया गया। क्या नाम था राजवंश का? वाडियार वंश, राइट। तो वाडियार वंश के साथ 1799 में इनको भी सब्सिडरी अलायंस पर हस्ताक्षर करा दिए गए। यानी कि दक्कन में 3 बड़ी शक्तियां, एक मराठे, हैदराबाद, मैसूर, इनके साथ संधि कर ली गई, इनको रोक दिया गया। और इस 20 वर्ष में इसने हैदराबाद और मैसूर को अपने पक्ष में कर लिया। और अगली लड़ाई जब होगी तब मराठों का साथ देने वाला कोई नहीं होगा। और इस 20 वर्षों में मराठों ने अपना कोई दोस्त नहीं चुना, अपना कोई विकल्प नहीं तैयार किया। और इनके पास एक विकल्प था। आप कहते किनसे दोस्ती कर सकते थे? तो मराठों के पास एक विकल्प था, वो था महाराजा रंजीत सिंह, जो पंजाब में थे। अगर मान लीजिए कि ये पंजाब में और इनके बीच अगर कोई समझौता हो जाता तो ये अंग्रेजों का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने में असफल रहे, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया, इनके साथ भी आगे चलकर एक समझौता कर लिया, अमृतसर की संधि, और इनको इस राजनीति से बाहर कर दिया। तो बेसिकली क्या है कि मराठे किसी नए मित्र को पाने में असफल रहे, और दक्कन की जो 2 शक्तियां थी इनको अंग्रेजों ने अलग थलग कर दिया। तो सेकंड जब आंग्ला मराठा वार हुआ तो मराठों को साथ देने के लिए भारत की कोई क्षेत्रीय शक्तियां नहीं थी। तो अवकाश का लाभ किसने उठाया? अंग्रेजों ने, मराठे नहीं उठा पाए। और मराठों का अधिकांश समय किसमें बीता? कॉन्स्पिरेसी में, षड्यंत्रों में। पूना दरबार बिकेम द सेंटर ऑफ कॉन्स्पिरेसी। यह बन गया षड्यंत्रों का अखाड़ा, सेंटर, केंद्र बन गया। तो आपको जब कोई क्वेश्चन आए ना, तो आप पहले दिमाग में एक फ्रेमवर्क बना लीजिए, किसको लिखना कैसे है, और उसके बाद उसको लिख डालिए। स्ट्रक्चर बनाना ज्यादा जरूरी है। अब स्ट्रक्चर का क्या महत्व है आपको बताते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक भारतीय छात्र एग्जाम दे रहा था। तो एग्जाम जब दे रहा था
तो एग्जामिनर ने ऑब्जर्व किया कि यह प्रतिदिन एग्जाम देने के ठीक पहले कुछ समय कुछ लोगों को सुर्ती खाने की आदत होती है, वो सुर्ती बनाया करता था। अब सोचिए लंदन में जाकर वो ये काम कर रहा था। तो एग्जामिनर ने कई दिन उसको टोका भी, कहा कि यस सर, लेकिन रोक नहीं था। उस समय इतनी पाबंदियां नहीं थी, लोग आराम से एग्जाम देते थे। एक दिन उसके पास चूना खत्म हो गया, उसमें व्हाइट वॉशिंग का जमाना था, तो उसने दीवार से ही थोड़े चूने निकाल लिए। तो आप समझ सकते हैं क्या इंप्रेशन पड़ा होगा। जब रिजल्ट आया तो वह व्यक्ति गोल्ड मेडलिस्ट हुआ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो जो टीचर इन्विजिलेशन कर रहा था उसने ऑब्जेक्ट कर दिया वीसी के पास, कहा कि और कोई भी टॉप करे, ये तो नहीं ही कर सकता, क्योंकि ये ज्यादातर समय तो क्लास में बैठ के सुर्ती खाया करता था, ये टॉप नहीं कर सकता। तो वीसी ने इंक्वायरी कमेटी बैठा दी, इसकी कॉपी को रिवैल्यूएशन के लिए भेजा गया। रिवैल्यूएशन कमेटी ने कहा कि इनकी कॉपी में नंबर बढ़ाए जा सकते हैं, घटाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तब इनको भी बुलाया गया, उनका नाम था गोरख प्रसाद। गोरख प्रसाद को बुलाया गया और पूछा गया कि आखिर आपने ऐसा क्या किया कि गोल्ड मेडलिस्ट हो गए। तो उन्होंने एक फार्मूला बताया, वो फार्मूला मैं आपसे शेयर करता हूं। देखिए क्या बताया उन्होंने कहा कि हमारे पास थे 5 क्वेश्चन लिखना था और 180 मिनट्स थे। अब देखिए 180 मिनट्स हैं, तो आप प्रैक्टिकली कितना देर लिखेंगे? 175 मिनट्स, क्योंकि 5 मिनट तो आपको बहुत सारे फॉर्मेलिटीज में चले जाते हैं साइन वाइन करने में। तो आप ये देखिए कि एक क्वेश्चन में कितने समय मिले इसको, 35 मिनट्स मिले। यानी कि बाकी बच्चे कितने मिनट लिखे? 35 मिनट्स। इन्होंने कहा कि हमने सभी 5 क्वेश्चन में से 5-5 मिनट निकाल लिया, तो 25 मिनट्स हुए। अब देखिए, अब अगर निकाल लेंगे तो ये जब लिखेंगे तो इनके पास कितने बचेंगे? 30 मिनट्स। 25 मिनट निकाला। इस 25 मिनट में से उन्होंने ये सोचा कि इस 10 में से कौन 5 क्वेश्चन हमको आंसर करना है, उन 5 क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है, कौन क्या इंट्रोडक्शन होगा, क्या कंक्लूजन होगा, कैसे इसकी फ्रेमिंग होगी, कौन सा डायग्राम। इकोनॉमिक्स में काफी ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है, ये सब करेंगे। और कहा कि 25 में इसी कंसंट्रेशन को बनाने के लिए, ये तो महज एक बहाना था सुर्ती, हमारा ध्यान तो क्वेश्चन पर था कि इसको हम कैसे एक फ्रेमवर्क करें। बाकी ने लिखा 35 मिनट्स, लेकिन इनका आंसर हैफेजार्ड था और मेरा 30 मिनट वेल प्लान्ड था। तो अब आप बताइए गोल्ड मेडलिस्ट कौन होगा? जाहिर सी बात है। तो इसका यह मतलब नहीं कि कल से आप लोग सुर्ती खाना शुरू कर दीजिए। मेरा कहने का मतलब यह था कि आपके आंसर की प्लानिंग ज्यादा जरूरी है, और यह बहुत जरूरी है कि आप कैसे आंसर को प्लान करें। तो आप क्या करें, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको निकाल कर स्ट्रक्चर बनाते जाइए अपने मन से, बिना किसी की मदद के। क्योंकि किसी और से आप आइडिया लेंगे तो आइडिया उसका होगा, आपका नहीं होगा। आपको अपने अंदर इवॉल्व करना पड़ेगा। जब नहीं हो पाएगा तो शाहरुख खान की भाषा में मैं हूं ना, मैं रहूंगा आपके साथ। नहीं, लेकिन पहला प्रयास आप खुद कीजिए, क्योंकि भाषा आप मेरी लेंगे तो मेरी भाषा होगी, आपकी तो नहीं होगी। नहीं, इंट्रोडक्शन बताएंगे तो मेरा इंट्रोडक्शन होगा, आपका तो नहीं होगा। तो आप क्या करें ना, अपनी भाषा खुद इवॉल्व कीजिए कि इंट्रोडक्शन क्या हो, कंक्लूजन क्या हो। और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, उन सबके 2-3-4 पंक्तियों में अपना इंट्रोडक्शन एक बनाइए अच्छे। फर्स्ट आंग्ला मराठा वार है, उसका एक बना लीजिए। 3 आंग्ला मराठा वार है, तीनों का बना लीजिए। सालवाई की संधि है, बसई की संधि है, उसके बाद बरगांव की संधि है, जितने भी संधियां हैं सब पर 2-2, 3-3 लाइन लिख लीजिए, 4 लाइन लिख लीजिए। अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो तुरंत आप उसको लिख दीजिए। एक बार जब आप 3-4 लाइन लिख देंगे, फिर आपकी हाथ रुकेगी नहीं। रुकती कहां है? शुरुआत करने में। सबसे पहले वही प्रॉब्लम है कि इंट्रोडक्शन कहां से शुरू करें। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिखना है, महात्मा गांधी पर लिखना है, जवाहरलाल नेहरू पर लिखना है, तो हम यही सोचने की बात है क्या लिखें। क्योंकि नेहरू का इतना पढ़ लेते हैं, सबसे ज्यादा तो हम गांधी पढ़ते हैं, पूरे फ्रीडम स्ट्रगल गांधी गांधी गांधी, बाद में पता ही नहीं चलता कि गांधी में क्या लिखे क्या छोड़े। नहीं, तो उसमें आप एक अपना इंट्रोडक्शन बना लीजिए कि जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो टू द पॉइंट वहां लिखिए। और इसमें आपके पास ज्यादा मौका नहीं है कि आप मुख्य बिंदु से बाहर जाएं, क्योंकि 150 शब्द में आंसर लिखना है, और वो भी 20 क्वेश्चन लिखने। तो इस 20 क्वेश्चन को आपको लिखना है,
कितना? 180 मिनट्स के अंदर। तो आपके पास कितना समय बचा? 180 में 20 से भाग दीजिए तो कितना आएगा? 9। तो 9 मिनट, कुछ फॉर्मेलिटीज हटा दीजिए, सोचने का समय हटा दीजिए, तो 8 मिनट। तो आपके पास है एक क्वेश्चन के लिए 8 मिनट, केवल 8 मिनट। चक दे इंडिया में कहता है कि आपके पास है केवल 70 मिनट। यहां तो आपके पास केवल 8 मिनट है। नहीं, केवल 8 मिनट है एक क्वेश्चन। इसी में सोचना भी है, समझना भी है, लिखना भी है, सब काम इसी 8 मिनट के अंदर करना, क्योंकि हर अगले क्वेश्चन में आपका नेचर बदल जाएगा। एक पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, सोशल इश्यूज भी है। आप सोचिए सबका नेचर अलग हो जाएगा। ज्योग्राफी के अलग फैकल्टी आएंगे, अलग तरीके से आपको बताएंगे, सोशल इश्यूज के अलग होंगे, हिस्ट्री का अलग। एक हिस्ट्री के अंतर्गत मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, 3 तो यही हो गए। समझ गए बात को? तो लड़ाई गंभीर है, लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि इसी से लोगों को लिखना है। आप केवल प्लान्ड वे में आंसर लिख डालिए और आपको आश्चर्य होगा कि आईएएस के टॉपर जानते कितना % मार्क्स लाते हैं? कितने % लाते हैं? 55-56% पर पूरे इंडिया का टॉपर आता है। अगर एकेडमिक लाइफ में आप अगर 55 ले आए तो घर में क्या हालात होगी आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां 55% लाइए तो इंडिया का टॉपर बन जाइए। जब सिलेबस चेंज हुआ था तो ओनली 48% पर इंडिया का टॉपर मिला था, 48%। फिर 2-3 साल 52 गए, अभी 55 पर पहुंचा है। और उसी में जो सबसे कम मार्क्स वाला जो बच्चा चयनित हुआ है उसको है केवल 40%। यानी कि 40% लाकर भी आप 1000 के लिस्ट में अपना नाम रख सकते। 40% ओनली, टॉपर 55%। यानी कि अगर आपको 50% भी मार्क्स आ जाए ना तो लिस्ट में तो आप रहेंगे नहीं। तो 50% का मतलब यह हो गया कि हर 20 में से 10 नंबर, 100 में से 50 नंबर। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने क्वेश्चन का सही सही आंसर लिख दिया तो आप तो ऐसे ही अंदर आ जाएंगे। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए विश्वविद्यालयों में क्या होता है कि आपसे पूछा जाएगा कि डेक्कन पॉलिसी ऑफ अकबर, तो अकबर की दक्कनी नीति पूछेगा। हम क्या करेंगे कि अकबर के बारे में जितना कुछ पढ़े हैं, राजपूत नीति, दक्कनी नीति, उसका जीवन, उसका दीन इलाही सब लिख डालेंगे। तब कहेंगे अरे पूरा पेज भर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो अब आपको क्या है, वहां तो नंबर मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है। अब डेक्कन पॉलिसी पर आपने केवल 4 लाइन लिखा तो इवैल्यूएशन में नंबर केवल 4 लाइन पर मिलेंगे, बाकी चीजों को छोड़ दिया जाएगा। तो कभी भी अपने आंसर में अननेसेसरी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, न ही अतिरिक्त इंप्रेशन जमाने की जरूरत है, क्योंकि जो व्यक्ति क्वेश्चन सेट कर रहा है, जो उसको चेक कर रहा है, वे भारत के बहुत बड़े बड़े स्कॉलर होते हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान होते हैं, इतिहासकार होते हैं। उनको ये अतिरिक्त ज्ञान दिखाने की जरूरत नहीं। जैसे 1-2 लोगों को मैं भी जानता हूं, जैसे एक आईआर के एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर पुष्पेश पंत, सुना है इनका नाम? प्रोफेसर पुष्पेश पंत सर जेएनयू के प्रोफेसर हैं, आईआर के एक्सपर्ट हैं, ठीक है। इनसे कई बार मुलाकातें हुई, फेसबुक पर देखिएगा, कई फोटो मैंने शेयर भी किया उनके साथ, काफी लंबी लंबी बात है। वो यूपीएससी के एग्जाम में रह चुके, तो उनसे हमें यह जानने का मौका मिला कि एक एग्जामिनर अपने स्टूडेंट से क्या चाहता है। नहीं, मान लीजिए कि कोई अन्य जो अपना अनुभव देगा वो एक छात्र के रूप में देगा, एक शिक्षक के रूप में अनुभव देगा। वो तो हॉल के अंदर बैठे हैं, एग्जामिनेशन के अंदर बैठे हैं प्रोसेस के। उसी प्रकार एक और है प्रोफेसर माजिद हुसैन, ज्योग्राफी के एक्सपर्ट। अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई। अभी कुछ दिन पहले मैंने भी फेसबुक पर उनका शेयर किया था। 2 साल पहले इसी लखनऊ के सेमिनार में हम लोगों ने काफी टाइम बिताया था उनके साथ। तो प्रोफेसर माजिद हुसैन सर इतने विनम्र स्वभाव के, ज्योग्राफी में उनकी किताबें चलती है खूब, और वो भी यूपीएससी के एग्जामिनर रह चुके। अब आप मान लीजिए कि अगर ऐसे लीजेंडरी जो कैरेक्टर हैं इंडिया के, अगर उनके साथ आप बातचीत करेंगे और सुनेंगे, देखिए उनको अगर आप अपनी बताने लगेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। सीखने के लिए सुनना जरूरी है। मान लीजिए उनको मैं बताने लगता तो मैं उनसे क्या सीखता? तो जो आपसे आगे हैं उनसे कुछ चीजें लेने की जरूरत है। तो ऐसे स्कॉलर सबसे जब आप मिलेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि आंसर में क्या चाहिए।
आंसर में ये नहीं चाहिए कि कितने ज्यादा शब्द आपने दे दिए, आंसर में ये चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर हो, भाषा शब्दावली अच्छी हो, कंसेप्ट अच्छा हो, एनालिसिस अच्छा हो। एक बात और भी कि हम डिस्क्रिप्शन पर ज्यादा बल देते हैं, विवरण पर, तो विवरण के बजाय आपके आंसर में एनालिसिस होनी चाहिए, क्योंकि वो जो विवरण वाला मामला, क्योंकि प्रीलिम्स में ऑलरेडी फैक्चुअल डिटेल तो हम पर ही क्या कहते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का मतलब ही है कि हमारा फैक्चुअल डिटेल पर कंट्रोल है। अब हमें एनालिसिस देना है, तो आप देखिएगा 99% जो क्वेश्चन का नेचर होता है वो एनालिटिकल होता है। खासकर हिस्ट्री की बात तो मैं कर ही सकता हूं, दूसरे सब्जेक्ट की बात मैं नहीं करता। हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आते हैं सब एनालिटिकल होते हैं, तो आपको वहां पर क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से इसको लिखना। जैसे एक देखिए सिंध वाला एक क्वेश्चन है। सिंध में हमने क्वेश्चन दिया है कि सिंध विजय कोई एकाकी घटना नहीं थी, बल्कि यह तो अफगान अभियान की पूंछ थी। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे समझें। अफगान अभियान की पूंछ थी। अब सिंध विजय कब हुआ, आप कोई बता सकते हैं? 1843 सिंध को जीता गया। यहां है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में, कलकत्ता। अब देखिए यहां से एक अभियान भेजा गया था अफगान आंग्ला अफगान युद्ध 1839 टू 1842। ठीक है। एक दूसरी बात देखिए, यहां से बढ़ेंगे तो आएगा पंजाब। ईस्ट इंडिया कंपनी को यदि अफगानिस्तान तक पहुंचना है तो उसके पास दो रास्ते हैं, एक पंजाब के रास्ते, एक सिंध के रास्ते। अब पंजाब के रास्ते ये जा सकती है जो ज्यादा आसान है, और दूसरा सिंध के रास्ते। लेकिन पंजाब में एक मजबूत सिख राज्य का उदय हो गया था और यहां पर महाराजा रणजीत सिंह का उदय हो चुका था। अब महाराजा जो रणजीत सिंह आ गए तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को पंजाब के रास्ते अफगानिस्तान ले जाने से मना कर दिया। कहा कि आप मेरे राज्य के अंदर से सेना नहीं ले जा सकते। तो पंजाब पहले इनके अभियान में शामिल था, लेकिन सेना किस रास्ते से जाए इस मुद्दे पर डिस्प्यूट हो गया, पंजाब ने मना कर दिया। तो इनके पास दूसरा विकल्प क्या था, सिंध के रास्ते ले जाना। जबकि सिंध के साथ इन्होंने एक संधि कर रखा था, जिस संधि का एक प्रावधान था कि अंग्रेज यहां पर्यटक के रूप में आ सकते हैं, एक व्यापारी के रूप में आ सकते हैं, लेकिन अपने साथ सेना या हथियार नहीं ला सकते। अब देखिए, अब इनको अफगानिस्तान का अभियान करना था, इन्होंने बिना सिंध की इजाजत किए ये अफगान कर दिया। 1839 टू 42 अफगानिस्तान चले गए। अब अफगानिस्तान क्यों जीतना चाहते थे इसको समझिए। अफगानिस्तान वाज ए बफर स्टेट बिटवीन ब्रिटिश कंपनी एंड द रशियन एम्पायर, मतलब ब्रिटिश एम्पायर एंड रशियन एम्पायर। इधर थी रूसी साम्राज्य था, इधर ब्रिटिश साम्राज्य था, इसके बीच में अफगानिस्तान एक बफर स्टेट है, मतलब था उस जमाने के हिसाब से एक मध्यवर्ती राज्य था। तो ब्रिटेन चाहता था कि रूसी साम्राज्य को रोकने के लिए अफगानिस्तान पर मेरा नियंत्रण रहे। अब देखिए, अब यह सेना यहां से गई आंग्ला अफगान युद्ध में। इस युद्ध में जब सेना गई तो अफगानियों ने उस सेना को अंदर आने दिया, वो अंदर चले आए। जब अंग्रेज काफी अंदर चले गए, काबुल तक पहुंच गए, तो अफगानिस्तान में विद्रोह हो गया और प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया। और जितने अंग्रेज अंदर थे, इस पूरी सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया अफगानियों ने, एक को छोड़कर। एक को छोड़ दिया, क्योंकि उस समय एसएमएस की सुविधा नहीं थी, ईमेल नहीं था। मैसेज ले जाने के लिए कहा कि हिंदुस्तान नहीं है कि जहां इच्छा हो वहां चले जाइए, यह अफगानिस्तान है, यहां आने से पहले सोच कर आइए। एक पूरी रेजिमेंट को मार दिया था अफगानियों ने। बची हुई सेना किसी प्रकार वापस लौट कर आई।
तो आंग्ला अफगान युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह पराजित हुए। जब ये पराजित हो गए तो इसका परिणाम क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक और प्रशासनिक मनोबल नीचे गिरा। इस मनोबल को बनाए रखने के लिए उनको चाहिए था एक सॉफ्ट टारगेट, और इस सॉफ्ट टारगेट के रूप में उन्होंने सिंध को जीत लिया। देखिए 42 में हार कर आए हैं, 43 में सिंध को जीत लिया। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि सिंध विजय कोई एकाकी घटना नहीं थी, मतलब यह डायरेक्ट केवल सिंध का मामला नहीं था, बल्कि अफगान अभियान की पूंछ थी। मतलब अफगान से जो पराजित हुए उसी का ही अगली कड़ी थी सिंध की विजय। तो इसको आंग्ला अफगान युद्ध से जोड़कर आपको आंसर लिखना, ठीक है। दूसरी बात, अब यहां पर उस समय एक रेजिडेंट थे, उसका नाम था उस रेजिडेंट का चार्ल्स नेपियर, ब्रिटिश रेजिडेंट चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर ने एक स्टेटमेंट लिखा कि वी हैव नो राइट टू सीज सिंध, हमें सिंध को अधिग्रहित करने का कोई अधिकार नहीं है, बट स्टिल वी डू सो एंड इट वाज एडवांटेजियस, यूजफुल एंड ह्यूमन काइंड ऑफ रेस्कलिटी। यह जो होगा यह एक एडवांटेजियस मतलब लाभदायक, यूजफुल क्या लिखा है एक और हिंदी शब्द देखिए तो उपयोगी, उपयोगी और ह्यूमन काइंड ऑफ रेस्कलिटी। तो रेस्कल बताए थे कि ये गाली है, तो वो अपने ही बारे में कहते ह्यूमन काइंड ऑफ रेस्कलिटी मतलब मानवोचित नीचता हुई। तो 3 शब्द हैं, तो आपको तीनों को जब आंसर लिखिएगा तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए कि इसमें से उपयोगी क्या है, लाभदायक क्या है, मानवोचित नीचता क्या है। आपके आंसर में ये तीनों शब्द का डिटेल में होना जरूरी है। डिटेल का मतलब है कि उसके बारे में होना चाहिए। अब वी हैव नो राइट, हमें सिंध को अधिक करने का क्यों नहीं अधिकार है? क्योंकि इनके साथ इन्होंने किया था शाश्वत मित्रता की संधि। इस शाश्वत मित्रता की संधि किया था इन्होंने 1809 में, और इसका नवीनीकरण बार बार किया गया था। इसका किया गया था नवीनीकरण 1832 में, 1838 में एंड 1839 में। ये इसका रिन्यूअल हुआ था 1809 में शाश्वत मित्रता की संधि, मतलब हम लोग हमेशा मित्र बने रहेंगे। तो ये मानवोचित जो नीचता शब्द का प्रयोग है वो इसी के लिए है कि हमने अपने मित्र के साथ विश्वासघात किया। सिंध ने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया, इसके बावजूद सिंध भी उसकी साम्राज्यवादी नीति से नहीं बच पाया, ठीक है। तो आप जब ये पूरा कंटेंट पढ़ेंगे तो क्वेश्चन उसी से निकलकर सामने आ जाएगा। एक आपको इकोनॉमी का क्वेश्चन भी डील कर देते हैं। उसमें हमने आपको लिखाया है कि the heyday of the British Empire, the heyday of the British power in India was also the high moon of the laissez-faire economy. देखिए अंतिम क्वेश्चन जो है, पहली बात यह बताइए कि लेजस-फेयर जानते हैं क्या है? व्हाट इज लेजस-फेयर? क्या? अच्छा ब्रेक दे दे, तो लेजस-फेयर पूछा तो ब्रेक की याद आ गई। नहीं होता है ना, बचपन में जब आपके घर टीचर आते हैं ना पढ़ाने के लिए, तो बच्चे को भूख प्यास उसी समय याद लग जाती है। नहीं, चलिए ब्रेक दे देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा तब भी रहेगा। हाँ ठीक, ब्रेक दे। कितने देर का ब्रेक चाहिए? 15 मिनट? नहीं 15 मिनट कर देते हैं, तो मैं चाय वाय पी लूं। हाँ मुझे भी चाय पीने की आदत है, मुझे तो तेरी लत लग गई, तो मुझे चाय की ही लत है।